Attention please. How is your exam preparation going on? I hope it will go on good. Okay. Today I will teach you the making of scientist lesson. This is very important for 2022 board exam class 10 CBSE, and it is very important lesson, and it is very inspirational and fact based stories. So come and join it. Richard H. E. Bright is one of the leading scientists, and he has contributed significantly to biochemistry and molecular biology. And he had been interested in science since his boyhood years. At the age of 22, he excited the scientific world with a new theory. And it was what? It was concerned with the working of cells. E. Bright and his colleague roommate explained the theory in an article, and it was published in the journal entitled Proceeding of the National Academy of Science. देखिए क्या कहता है रिचर्ड एच ई ब्राइट। ये एक लीडिंग साइंटिस्ट हैं और इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली है बायोकेमिस्ट्री में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इनको साइंस में चाइल्डहुड से ही बॉयहुड ईयर से ही इंटरेस्ट था। जब ये 22 ईयर्स के थे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे साइंटिफिक वर्ल्ड के बारे में, और साइंटिफिक वर्ल्ड को भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर दिए अपने न्यू थ्योरी से। जो न्यू थ्योरी ये दिए वो थ्योरी था कि हाउ सेल्स वर्क, यानी कि वर्किंग ऑफ सेल्स, सेल कैसे वर्क करता है, इससे रिलेटेड था। तो ई ब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे इन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया और वो एक आर्टिकल में छपा। वो जिस आर्टिकल में छपा था उस आर्टिकल का नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, और उस समय का ये ऐसा जर्नल था जिसमें स्थान पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसे होम रन कहा जाता है, क्योंकि स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो कि क्लास 10th 11th 12th में पढ़ रहे हों और वो कुछ नया थ्योरी बनाएं, कुछ नया थ्योरी लिखें ऐसा जो कि वर्ल्ड फेमस हो और वो प्रूव्ड भी हो, वो बिल्कुल राइट प्रूव्ड हो, ये बहुत कम होता है। तो अपने इस अचीवमेंट के बाद कई अचीवमेंट साइंस में उन्होंने प्राप्त किया, और ये सारा कुछ शुरू से ही बटरफ्लाई कैच करने का जो हैबिट था रिचर्ड ई ब्राइट का, उसके कारण। ई ब्राइट वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। दे लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया, and there was nothing for E. Bright to do there. He had no companions. He was not a good player, but his hobby was collecting things. E. Bright अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे। वे रहते थे नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में। ई ब्राइट के लिए वहाँ करने को कुछ नहीं था, क्योंकि कोई साथी भी नहीं थे उसके, और वो अच्छा खिलाड़ी भी नहीं था। बट हिज हॉबी वाज कलेक्टिंग थिंग्स। उसका शौक था चीज़ों को कलेक्ट करना। एंड ई ब्राइट वाज फैसिनेटेड बाय बटरफ्लाइज। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन किंडरगार्टन। वह काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड था तितलियों से। तितलियों से वह काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुआ करता था। तितलियों के प्रति आकर्षण उसमें बहुत ज़्यादा था, और शुरू से ही जब वो LKG UKG में पढ़ा करते थे तब से ही वह तितलियां पकड़ा करते थे। And he also collected rocks, fossils and coins. He also became a stargazer and an eager astronomer. वे सिर्फ तितली ही नहीं बल्कि पत्थर वगैरह, फॉसिल्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह भी इकट्ठा किया करते थे, और वो रात में दूरबीन से तारों को देखा करते थे। तो कभी कभी उनकी मम्मी को लगता था कि ये एक एस्ट्रोनॉमर बनेगा। ई ब्राइट की मदर उसे समझती थी, उसके क्यूरियोसिटी को शुरू से ही समझ गई थी, और उसके क्यूरियोसिटी को बढ़ाने में हमेशा पूरा भरसक प्रयास करती थी, उसको इनकरेज करती थी। वो उसे ट्रिप पर ले जाया करती थी, वो उसे टेलीस्कोप खरीद कर देती थी, माइक्रोस्कोप, कैमरा और भी सारे इक्विपमेंट खरीद कर देती थी, सो दैट ही कुड फॉलो हिज हॉबीज, ताकि वह अपने शौक को पूरा कर सके। ज़्यादातर जो गार्जियन होते हैं वो बच्चों को खिलौने देते हैं खरीद करके, ये इन्हें साइंटिफिक आर्टिकल्स खरीद कर दिया करती थी, क्योंकि वो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को समझ रही थी।
E. Bright's mother was his friend until he started school. She would bring home friends to him. He was her whole life after her husband's death. अब ई ब्राइट की जो माँ थी वह ही उसकी दोस्त थी जब से वह स्कूल जाना शुरू किया था। वो उसके लिए घर पर ही मित्र लाया करती थी, यानी कि माँ के लिए बेटा ही पूरा जीवन था और बेटे के लिए माँ ही। क्योंकि ई ब्राइट की जो मदर थी वह समझती थी कि मेरा सारा जीवन इसके लिए है, इसको अगर कुछ बना दी, कुछ अगर यह बन गया तो फिर मेरा लाइफ भी सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ही वॉज हर होल लाइफ आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। और एक बात यह भी थी कि ई ब्राइट के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो जो ई ब्राइट की माँ थी वह सोचती थी कि मेरी पूरी दुनिया मेरा पुत्र ही है। तो ई ब्राइट की माँ जो है उसके लिए वर्क खोजती थी जब रिचर्ड के पास करने को कुछ नहीं रहता था। वो उसके लिए लर्निंग टास्क भी खोजा करती थी, यानी कि तुम इस काम से सीख सकते हो, सीखो। और शुरू से ही ई ब्राइट में सीखने का बहुत बड़ा जिज्ञासा था, बहुत बड़ी भूख थी। स्कूल में वह टॉप ग्रेड्स आया करता था। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड ही हैड कलेक्टेड 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। जब वह दूसरी कक्षा में थे तब तक वह 25 अलग अलग प्रजाति का तितली पकड़ चुके थे। एंड दीज वे फाउंड अराउंड इन होम टाउन, और ये सब कहीं दूर जा करके नहीं, पेंसिल्वेनिया में ही उन्होंने पकड़ा था। वन डे हिज मदर गेव हिम ए चिल्ड्रंस बुक, इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू ई ब्राइट। एक दिन ई ब्राइट की जो मदर है वो उसे बच्चों की एक किताब ला करके दी। उस किताब का नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क, और उस किताब ने ई ब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया का द्वार खोल दिया। दैट बुक वाज द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। वो किताब कौन सी थी? द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, एंड इट डिस्क्राइब्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। उस बुक में ये डिस्क्राइब था कि किस प्रकार से मोनार्क बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका माइग्रेट करते हैं। और इस बुक से वे काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए, काफ़ी अच्छा लगा उन्हें। बुक के एंड में जितने भी रीडर्स थे उन्हें इनवाइट किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। भाई आप बटरफ्लाई माइग्रेशन में हेल्प करें, बटरफ्लाई के माइग्रेशन के स्टडी में हेल्प करें। उन लोगों से, मतलब रीडर्स से, जो राइटर थे डॉक्टर ए ओरकाहर्ट, उन्होंने यह कहा था, उन्होंने इनविटेशन दिया था कि जिनको जिनको बटरफ्लाई मिलता है वो उसको टैग करें, टैग करके डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओरकाहर्ट तक पहुंचाने का प्रयास करें, जो कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे उस समय। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि जिस किसी को भी बटरफ्लाई मिलता है वो उसको टैग करे, टैग करके डॉक्टर ओरकाहर्ट तक पहुंचाने का प्रयास करे। तो ई ब्राइट जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया मोनार्क बटरफ्लाई को टैग करने का। तो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन जो था वो 6 वीक्स तक रहा करता था लेट समर में। और उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हो गया कि अगर वो 1 बाय 1 बटरफ्लाई कैच करने के लिए जाएँ तो वो ज़्यादा नहीं कैच कर पाएंगे। तो वो डिसाइड करते हैं कि झुंड में तितलियों को पकड़ना है, तो कैसे पकड़ें? तो वो क्या किए, इसका एक और तरीका निकाले। उन्होंने फीमेल मोनार्क को ही पकड़ लिया और उसे अपने बेसमेंट में रखे और उसके एग्स को लेकर रेज करना शुरू कर दिए, प्यूपा। तो उसको वो अपने घर के बेसमेंट में रेज करना शुरू कर दिए। एग से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई, ये सब वहाँ बनता गया। और तब वह बटरफ्लाई को के विंग्स पर टैग करते थे, उसे जाने देते थे। कहता है however soon E. Bright began to lose interest in tagging butterflies. The reason was that there was no feedback. ई ब्राइट का जो इंटरेस्ट था वो बटरफ्लाई को टैग करने में धीरे धीरे घटते गया। कारण यह था क्योंकि उनको कोई फीडबैक नहीं मिलता था। वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हुए। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही बटरफ्लाई जो थे वो रिकैप्चर्ड हुए, वो भी मात्र 75 माइल्स दूर उनके घर से, उनके अपने ही होम टाउन में। तो ये सोचिए कि भाई ये कनाडा कहाँ से जाएगा। अब ई ब्राइट जब 7th ग्रेड में पहुंचे तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए और भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में। वो जब 7th ग्रेड में थे तो जैसे अपने स्कूल में और सभी स्कूल्स में साइंस फेयर होता है, वैसे ही वहाँ भी हो रहा था एक साइंस फेयर। तो एक काउंटी साइंस फेयर था, वहाँ पे वो पार्टिसिपेट किए। उनका जो एंट्री था वो फ्रॉग के टिश्यू के स्लाइड के रूप में था। लोगों को आना था, वो आकर माइक्रोस्कोप से फ्रॉग टिश्यू स्लाइड्स में देखते। तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस वर्क है, ऑडियस वर्क है, ये अच्छा वर्क नहीं होता है क्योंकि सभी वेल प्लान्ड एक्सप्लेन्ड एक्सपेरिमेंट्स को देखना चाहते हैं।
तो इसलिए ये फेल कर गए, इन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला। उनको रियलाइज़ हुआ कि विनर अगर बनना है तो कोई रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि आगे और रिसर्च करेंगे और इनका फेवरेट फील्ड जो है उसी में ये रिसर्च करेंगे। और इनका फेवरेट फील्ड था इंसेक्ट, जिस पे वो काम कर रहे थे। तो ईव राइट जो है वो डॉक्टर उर्काहर्ट को आइडियाज़ के लिए लेटर लिखते हैं। रिप्लाई में उधर से बहुत सारा सजेशन आ जाता है एक्सपेरिमेंट का। और ये सारे एक्सपेरिमेंट जो थे उसने ईव राइट को बिजी रखा पूरे हाई स्कूल, और कई प्राइजेस वो जीतते हैं काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में। जब एट्थ ग्रेड में थे तो उनका वो प्रोजेक्ट क्या था, उनको एक वायरल डिजीज का कारण खोजना था जिसके कारण सभी मोनार्क कैटरपिलर जो है वो मर जाते हैं। तो ही थॉट द डिजीज माइट बी कैरी बीटल। इनका ये सोच था कि ये जो बीमारी है वो बीटल द्वारा कैरी किया जाता है, जिसके कारण, जिस वायरस के प्रभाव के कारण सभी मोनार्क मर जाते हैं। तो वो क्या किए कि अपने बेसमेंट में कैटरपिलर्स को रेज करना शुरू किए बीटल के प्रेजेंस में। कोई रिजल्ट नहीं आया, वो रेज हो गया कैटरपिलर, बट ही शोड हिज एक्सपेरिमेंट इन द साइंस फेयर एंड वॉन। और लेकिन अपने इस एक्सपेरिमेंट को वो साइंस फेयर में दिखाए और जीत गए। नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट जो था वो था टू टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाई माइट इमिटेट मोनार्क, कि वायसराय बटरफ्लाई जो है वो मोनार्क जैसा अपना लुकनेस बना लेता है। तो ही सेड दैट वायसराय लुक्स लाइक मोनार्क बिकॉज बर्ड्स डू नॉट फाइंड मोनार्क्स टेस्टी। इस पे रिचर्ड डी ब्राइट यह कहे कि वायसराय जो है मोनार्क जैसा लगता है क्योंकि पक्षियों को मोनार्क जो है वो टेस्टी नहीं लगता है। तो वो मोनार्क जैसा जब बन जाता है तो उसका पक्षियों द्वारा खाए जाने का चांसेस कम हो जाता है। अब जब वायसराय तितली मोनार्क तितली जैसा कॉपी करता है तो वायसराय बर्ड द्वारा खाए जाने से तो बच जाता है। ये प्रोजेक्ट इनका जो था ये दिखाता था कि इफ बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, कि क्या पक्षी मोनार्क तितली को खाते हैं। ये प्रोजेक्ट जो था इनका जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट किया और काउंटी साइंस फेयर में ओवरऑल थर्ड पोजीशन पर आया। अब जब सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल में तो ईव राइट का जो रिसर्च था उस रिसर्च ने इन्हें एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन तक पहुंचा दिया। इनडायरेक्टली इट लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। देखा जाए तो इनडायरेक्टली यह जो है इन्हें कि सेल कैसे वर्क करता है, सेल का क्या लाइफ है, इस थ्योरी तरफ बढ़ा दिया। तो ये ट्राई किए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर देने का, क्या कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क प्यूपा के बॉडी पे 12 स्वर्ण गोल्ड स्पॉट्स जो होते हैं वह उनका उद्देश्य क्या है। अब ये आंसर जब खोज रहे थे ई ब्राइट और दूसरे भी स्टूडेंट जो थे आंसर खोजने के लिए एक डिवाइस बिल्ड किए जो यह दिखाता था कि ये जो स्पॉट्स हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे और ये हार्मोन की आवश्यकता थी बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए। अब इनका जो ये प्रोजेक्ट था वो काउंटी फेयर में फर्स्ट प्लेस पर आया और इसके कारण इनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में एंट्री मिल गई और इंजीनियरिंग फेयर में भी। वहाँ पर वो जूलॉजी में थर्ड प्लेस पर आए अपने इसी प्रोजेक्ट के लिए। और फिर इनको चांस मिला वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में पढ़ाने का। ईव राइट का जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाई में वो कभी भी खत्म नहीं हुआ। एज अ हाई स्कूल जूनियर ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल जूनियर जब थे तो वो कंटिन्यू किए अपना एडवांस एक्सपेरिमेंट मोनार्क प्यूपा पे। इनका प्रोजेक्ट जो है वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस पर आया। और जब सीनियर ईयर में थे तो इन्होंने सेल्स को ग्रो किया मोनार्क के विंग्स से कल्चर में। कल्चर तो आप लोग साइंस में पढ़े होंगे। He showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormone from the gold spots. उन्होंने यह दिखाया कि सेल जो है वो ग्रो करता है, डिवाइड करता है, डेवलप होता है नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स में सिर्फ और सिर्फ तभी जब उसको वो टाइनी 12 गोल्ड स्पॉट्स से हार्मोन दिया जाता है तब। और इनका जो ये प्रोजेक्ट था वह जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस पर आया इंटरनेशनल साइंस फेयर में। उसके बाद वो आर्मी लेबोरेटरी और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी में भी काम किए। अगले समर ईव राइट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब और में गए और वहाँ हार्मोनल थ्योरी पर वर्क किए। फाइनली वो हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में एबल हुए। 1.5 साल के बाद ईव राइट जो थे वो एक दिन
सेल के केमिकल स्ट्रक्चर का एक्सरे फोटो देख रहे थे, तो उनको एक नया आइडिया आया, नया थ्योरी का, सेल लाइफ के बारे में। वो फोटो बताया। एक बायोलॉजी का सबसे पजल क्वेश्चन था उस समय तक। उसका क्या क्वेश्चन था कि हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि सेल जो है वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड करता है। अब डीएनए के बारे में आप सभी जानते हैं कि डीएनए जो है ये सब्सटेंस है जो कि सेल के न्यूक्लियस में होता है और जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ होता है। ई ब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे जेम्स आर वोंग, इन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ किया, प्लास्टिक मॉडल बनाया मॉलिक्यूल्स का, ताकि वो कैसे होता है ये दिखा सकें। अब कोई भी सरप्राइज नहीं था जब रिचर्ड ई ब्राइट जो हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, वो भी हाईएस्ट ऑनर्स के साथ। ये ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर भी थे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे थ्योरी को। अगर थ्योरी ये प्रूफ हो जाता, इनका जो थ्योरी था डीएनए के बारे में, तो एक साइंस में बहुत बड़ा स्टेप होता लाइफ प्रोसेस जो होते हैं उनको समझने में। And it might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases। और अगर यह सही साबित हो जाता तो इसके कारण कैंसर और दूसरे गंभीर बीमारियों का इलाज भी निकल जाता। ई ब्राइट हैज़ मैनी अदर इंटरेस्ट ऑल्सो। ई ब्राइट के और भी कई इंटरेस्ट थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्ट था और किसी में इंटरेस्ट नहीं था। ये एक चैंपियन डिबेटर थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रवक्ता, बातचीत में दूसरों को हराने वाले, पब्लिक स्पीकर थे, लोगों के बीच प्रभावी रूप से बोलते थे, नाव भी बहुत अच्छे चलाते थे, ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन थे। मतलब कुल मिलाकर के घर के बाहर जो एक पुरुष में गुण होना चाहिए वो सारा इनमें था। एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, नेचर और साइंटिफिक एग्जीबिशन का फोटोग्राफी यह लेते थे। ई ब्राइट के एक सोशल स्टडी के टीचर थे रिचर्ड वेरोर। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है विद्यार्थी के जीवन में, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। उसी में एक एसएसटी के टीचर थे रिचर्ड वेरर, इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा रिचर्ड ई ब्राइट को इतना हाईएस्ट ऑनर तक पहुंचाने में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसको मानते थे, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करते थे उसको, इनकरेज करते थे उसको। ई ब्राइट कहते हैं अपने टीचर के बारे में कि उस टीचर ने ही उनका माइंड जो है वो न्यू आइडियाज़ से भरा, खोला। रिचर्ड ए वेरर जो हैं वह और यह भी बोलते हैं कि ई ब्राइट जो है वो शुरू से ही बड़ा ही इंटरेस्टेड स्टूडेंट था। वो हर काम को इतने अच्छे से करता था कि प्राइज जीत लेता था। प्राइज जीतने के लिए वह काम नहीं करता था, वो बेस्ट जॉब करता था, इसलिए उसे प्राइज मिल जाया करता था। ई ब्राइट बड़ा ही कम्पिटिटिव था शुरू से ही, बैड सेंस में नहीं। In the end, the writer says E. Wright possessed those traits which are necessary for the making of a scientist। लास्ट में राइटर यह कहते हैं कि ई ब्राइट में ये सारा क्वालिटी था जिस क्वालिटी की आवश्यकता होती है साइंटिस्ट बनने के लिए। वो क्या था? शुरू से ही फर्स्ट रेट माइंड का, और क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए, और जीतने की इच्छा होनी चाहिए, वो भी सही कारणों से। तब ये सारे गुण मिल करके व्यक्ति को साइंटिस्ट बनाता है, और ई ब्राइट में ये सारे क्वालिटीज़ थे। अब देखिए इस लेसन्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो दिमाग में रखने पड़ेंगे, जो कि मेन पॉइंट्स हैं। एट द एज ऑफ 22, रिचर्ड एच ई ब्राइट एक्साइटेड द वर्ल्ड ऑफ साइंस विद अ न्यू थ्योरी ऑन सेल्स। Second, Richard's scientist career started with butterflies. E. Bright collected butterflies when he was in kindergarten. His mother encouraged his interest in learning. She took him on trips and bought telescopes, microscopes, cameras, and other equipments. His father died very young, and his mother became his only companion and motivator. Next, by the time Richard E. Bright was in the second grade, he had collected 25 species of butterflies found around his hometown. Next, his mother gifted him a children's book called The Travel of Monarch 10. The book described how monarch butterflies migrated to Central America and opened the world of science for Richard E. Bright. He sent tag butterflies to Dr. Urquhart, the writer of the book. Next, E. Bright raised a flock of butterflies in his basement and would tag the butterflies' wings to send them to Dr. Urquhart. उसके बाद नेक्स्ट है, इन द 7th grade he entered the county science fair and lost. Then he wrote to Dr. Urquhart for new ideas and received many suggestions for experiments. Next, the next year, his science fair project was to test the theory that viceroy butterflies copy monarch butterflies. The project was placed
first in the zoology division and third overall in the county science fair. In his second year in high school, Richard E. Wright discovered an unknown insect hormone. He and his friends showed that tiny gold spots on butterflies produced a hormone that was necessary for the butterfly's full development. This project won E. Wright first place in the county fair and an entry into the International Science and Engineering Fair. He grew cells from a monarch butterfly's wings in a culture. Ebright was able to identify the hormone's chemical structure. He showed how the cell can read the blueprint of its DNA, the blueprint for life. Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1,516 students. Ebright had time for other interests too. He was a champion debater, a good canoeist, and an expert photographer. Richard E. Wright had great admiration for his social studies teacher, Richard A. Weir, who opened his mind to new ideas. Richard E. Wright was competitive, but not in a bad sense. He wanted to be the best. The travel of Monarch 10 opened the world of science to him, and he never lost his scientific curiosity after that. I hope this will be helpful to you all. Thanks.